अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफे और आज हम बात करने वाले हैं एनईडी के पास पेपर्स की, जो कि बायोलॉजी के पास पेपर्स हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो एनईडी के जितने भी आपके बायोलॉजी के पास पेपर्स हैं उनको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। सो दिस इज पास्ट पार्ट वन एंड आज हम बात करेंगे कुछ 25 एमसीक्यूज हैं जो कि एनईडी के एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं सबसे पहले पहले एमसीक्यू की तरफ। सो द क्वेश्चन इज कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या मौजूद होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे आपसे कह रहा है कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नो, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। जबकि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की, सो इट कंटेन्स ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, या ये जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है, ये रिलेटेड है ग्लाइकोलिसिस से। और सवाल ये होता है कि ये ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है? ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसके एंजाइम तो यहाँ पे नहीं होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं प्लास्टिड और मैं आपसे कहूं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दोनों ऐसे ऑर्गेनील हैं जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। सो यू कैन से दे हैव देयर ओन ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम। जीनोम सिस्टम मतलब डीएनए मौजूद है, ऑटोनॉमिक मतलब अपना मौजूद है, खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनील को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे आपसे कह रहा है सेम स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक। नो, ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर। जैसे प्लास्टिड में आपको, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो वहां पे आपको क्लोरोफिल मिलेगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर टू आपसे ये कहते हैं कि भाई इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम प्रेजेंटेड। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर जो कुछ डाइजेशन हो रही है, ये कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो करवा रहे होते हैं? ये एंजाइम्स होते कहां पे? अब अगर मैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करूं तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होते? नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो एनर्जी जनरेट करना है, एटीपी बनाना है, यहां पे तो नहीं होंगे। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो लाइसोसोम्स के पास वो हाइड्रोलेटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो हाइड्रोलेटिक एंजाइम क्या करते हैं भाई? डाइजेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। अब ये लाइसोसोम का है सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसके एंजाइम्स कहां होंगे? लाइसोसोम में, ठीक है। गोल्जी में होते नहीं है भाई, गोल्जी इज द पोस्टमैन ऑफ द सेल। ये बेसिकली पैकेजिंग वगैरह के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, जबकि राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आ जाओ आगे भाई। अब आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग टीलोफेज, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। यस, अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास सेल साइकिल होती है, जो हमारे पास माइटोसिस होती है, उसके अंदर चार फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पीमैट से याद करो इसे। अब प्रोफेज के अंदर नॉर्मली क्या हो रहा होता है भाई? जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हट रही होती है, डिसइंटीग्रेट हो रही होती है, सेंट्रियोल मूव करता है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। जबकि इसका बिल्कुल रिवर्स आपको देखने को मिलता है टीलोफेज के अंदर, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। उसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से जो है वो असेंबल होता है। उसके अलावा सेंट्रियोल जो है वो अपनी न्यूक्लियस की ऊपर वाली पोजीशन को ले लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये तमाम चीजें आपको टीलोफेज के अंदर देखने को मिलेंगी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोक्रोम, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम आपने सुना होगा, साइटोक्रोम एक बेसिकली प्रोटीन है। अब ये कौन सा प्रोटीन है ये जरा समझना गौर से। साइटोक्रोम की अगर मैं बात करता हूं तो साइटोक्रोम इज अ पेप्टाइड है। नहीं भाई, इट्स नॉट अ पेप्टाइड, ठीक है, इट्स नॉट अ पेप्टाइड। क्योंकि पेप्टाइड जो है वो शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली छोटी जो थोड़े बहुत अमाइनो एसिड है वो चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं और पेप्टाइड बनता है। जबकि अगर मैं साइटोक्रोम की बात करूं सो इट्स अ लार्जर प्रोटीन स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की अगर मैं बात करूं तो भले से हमारे पास साइटोक्रोम एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बट इट्स नॉट अ पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि साइटोक्रोम के अंदर आपको एक प्रोस्टैटिक ग्रुप भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि साइटोक्रोम के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक साइटोक्रोम के पास होता है प्रोटीन पार्ट, जिसे
जिसे आप कहते हो एपोप्रोटीन, और एक होता है इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे आप कहते हो प्रोस्टैटिक ग्रुप, प्रोस्टैटिक ग्रुप। अब अगर मैं बात करूं साइटोक्रोम की, तो साइटोक्रोम में जो हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है वो होता है हीम, हीम मॉलिक्यूल। ठीक है, आपने सुना होगा हीम होता है, उसके सेंट्रल में आयरन आयरन प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जबकि लाइपोप्रोटीन ये होता नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई बोन इलोंगेशन इज फैसिलिटेटेड बाय, बोन इलोंगेशन करवाने के अंदर मेजर किसका रोल है। ठीक है, बोन इलोंगेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बोन लंबी हो रही है, बोन की ग्रोथ हो रही है, क्या ये ऑस्टियोक्लास्टिक सेल का काम होगा? नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट तो बोन को डिसॉल्व करते हैं, बोन की लेंथ ऑब्वियसली, बोन की इलोंगेशन तो नहीं हो पाएगी ऑस्टियोक्लास्ट से। फिर हमारे पास आता है एपिफाइजल प्लेट। अगर आपने कभी बोन को देखा हो तो बोन के फॉर एग्जाम्पल सी दिस, ठीक है, ये बहुत अजीब सी बोन बन रही है बट स्टिल, यहां पे आपको एक कार्टिलेज मिलती है। ठीक है, यहां पे आपको एक कार्टिलेज की डिस्क मिलती है एंड दिस इज कॉल्ड एपीफाइजियल डिस्क। अब होता क्या है, यहां पे आके आप कैल्शियम डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, जब कैल्शियम डालते हो बोन की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, सो एपीफाइजियल डिस्क और एपीफाइजियल प्लेट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ बोन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोन मैरो का कोई काम नहीं होता, एक्सटेंशन ऑफ हेवर्जन कनाल का भी मेजरली कोई काम नहीं होता। फिर हमारे पास आता है कि भाई डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। पहली बात, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है भाई। पहली बात, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है, इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज को ले जाके सेल के अंदर डालना, ब्लड के अंदर मौजूद ले जाके ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना। अब फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन नहीं है तो क्या ये ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ऑब्वियसली। तो इसके नतीजे में आपको एक डिजीज देखने को मिलेगी एंड दैट इज डायबिटीज मिलाइटिस। ठीक है, अब इस डायबिटीज मिलाइटिस को मैं देखता हूं तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से यही हो रहा है। अब सवाल ये होता है सर ग्लाइकोसूरिया क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो डिजीज हो रहा है दैट इज डायबिटीज मिलाइटिस, सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। इसी तरह के से डायबिटीज इंसिपिडस ये एडीएच की वजह से होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होती है। उसके अलावा अगर मैं एडिसन डिजीज की बात करूं तो एड्रीनल ग्लैंड का डिजीज है। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द सेकंड चाइल्ड born out born out of the RH positive husband and RH negative wife would suffer from a disease। अब आपने आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर कि अगर फीमेल या मदर नेगेटिव है, यानी कि RH नेगेटिव ब्लड है उसका, और फादर का RH पॉजिटिव ब्लड, तो देयर आर चांसेस कि जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। अब जब RH पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है वो मदर की बॉडी के अंदर है, और मदर की बॉडी के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि हमारे पास आपको एक डिजीज देखने को मिलेगी, आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी, नॉट प्रिसाइजली डिजीज, एक कंडीशन देखने को मिलेगी एंड दैट कंडीशन इज बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ डिजीज जिसके अंदर मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस है वो फीटस RH पॉजिटिव है एंड अल्टीमेटली मदर की बॉडी में जो एंटी RH एंटीबॉडीज हैं वो उस फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ल्यूकीमिया इज नॉट द राइट आंसर, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट द राइट आंसर, पॉलीसाइथीमिया इज एंटायरली आर डिफरेंट डिजीज। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वाया किडनी। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को आप बॉडी से रिमूव कर रहे हो, व्हाट इज दिस। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है आप वाटर को बैलेंस कर रहे हो, अल्टीमेटली समवॉट किडनी का काम जरूर है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर आ जाओ एक्सक्रीशन, यस दिस इज द राइट आंसर। एक्सक्रीशन इज समथिंग जिसके जरिए आप क्या करते हो, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हो। इसके अलावा सिक्रीशन, सिक्रीशन इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट बेसिकली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली एक्सक्लूड हो गया। फिर हमारे पास आता है एट साइनेप्टिक लेवल इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी इज फैसिलिटेटेड बाय। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज
पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन, इसके ऊपर रिसेप्टर है जिसे आप कहते हो ACH रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब जब ये एसिटाइल कोलिन लगता है तो अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होती है। तो सवाल ये होता है कि अगर मुझे इस एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट करना है तो मैं क्या करूंगा। यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ठीक है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ठीक है, आप इसे ईस्टरेज भी लिख सकते हो, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ये क्या करता है, इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है एसिटाइल कंपोनेंट के अंदर एंड कोलिन कंपोनेंट के अंदर, अल्टीमेटली जिसकी वजह से ये इस रिसेप्टर से हट जाता है और ये सारी कहानी नहीं हो पाती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन बी। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग डिटरमाइन, ठीक है, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग डिटरमाइन। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि योग की अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताती है किसी भी एग के अंदर। सो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन, नो क्लेवेज, सॉरी, एंगल ऑफ क्लेवेज, नॉट, इट इज नॉट प्रिसाइजली डिटरमाइंड बाय द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है प्लेन ऑफ क्लेवेज, नो, दिस इज नॉट बेसिकली डिटरमाइंड बाय द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। उसके अलावा आता है हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। The so the correct answer is option D. Why option D? Because ultimately किसी भी एग के अंदर योग का अमाउंट टाइप ऑफ क्लेवेज को डिटरमाइन करता है। अब आमतौर पे क्लेवेज चार तरह की होती है, ठीक, क्लेवेज किसे कहते हैं भाई, ये एक जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होगी इस जाइगोट के अंदर जो डिवीजन है उसे आप क्लेवेज कह रहे हो। अब ये क्लेवेज चार तरह की होती है, जैसे आप जिसमें आपको जो है वो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। क्लेवेज डिफरेंट तरह की होती है, नॉट प्रिसाइजली चार तरह, आप डिफरेंट तरह की क्लेवेज कह सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको कहानी देखने को मिलती है ना, वो क्या होती है, होता यह है कि हमारे पास क्लेवेज दो तरह की होती है, एक होती है होलोब्लास्टिक, एक होती है मीरोब्लास्टिक। तो ये जो मीरोब्लास्टिक और ये जो होलोब्लास्टिक क्लेवेज है, ये अल्टीमेटली कौन डिटरमाइन करता है, ये अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ योग। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कह रहा है विच लेयर इन चिक एम्ब्रियो इज फाउंड बाय अ प्रोसेस ऑफ डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन के नतीजे में अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है। देखो, डीलैमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल है ना, जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगे तो बाहर तो एक लेयर ऑलरेडी बनी होगी, जैसे आप एक्टोडर्म का होगे, ठीक है, बीच वाली लेयर भी बहुत सिंपल है। तो अल्टीमेटली डीलैमिनेशन के नतीजे में जो लेयर बनेगी दैट वुड बी बेसिकली एंडोडर्म, ठीक है। सो एंडोडर्म डीलैमिनेशन के नतीजे में बनती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, अब आ जाओ आगे। आगे आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में न्यू कैविटी अपेयर इन द गैस्ट्रुला इन प्लेस ऑफ ओल्ड ब्लास्टोसील। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लास्टोसील, ठीक है, दिस इज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला मतलब एक ऐसी स्टेज जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगी, एक कैविटी नजर आएगी, इस कैविटी को आप क्या कहोगे, ब्लास्टोसील का नाम दोगे। अब होता क्या है कि जब ब्लास्टुला से ऑर्गेनिज्म गैस्ट्रुला की स्टेज पर जाता है तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह का नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पोर मिलता है जिसे आप कहते हो ब्लास्टोपोर, और अल्टीमेटली यहाँ पे आपको कैविटी नजर आती है, ठीक है, जिसे आप आर्किंस्ट्रॉन का नाम देते हो, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, नॉट पैरागैस्ट्रिक कैविटी, नॉट चीजोसील, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है विच वन इज नॉट अ एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, वो ऑर्गन जिसका फंक्शन तो सिमिलर हो लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर ना हो। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर एनालोगस ऑर्गन्स नहीं है। तो विंग ऑफ पिजन एंड बैट, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनका फंक्शन सेम है, यानी कि इनका फंक्शन फ्लाइट है, ऑब्वियसली इट्स एन एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टेल ऑफ मंकी, बर्ड एंड स्कॉर्पियन। अगर मैं इनकी बात करता हूं सो दीज दे आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन। व्हाई? क्योंकि अगर टेल ऑफ मंकी की बात करता हूं इट इज बेसिकली यूज फॉर बैलेंस, जबकि अगर मैं टेल ऑफ बर्ड की बात करता हूं तो ये फ्लाइट के दरमियान बैलेंस को जो है वो
देख रही होती है, जबकि अगर मैं स्कॉर्पियो की टेल की बात करूं तो ये जहर जो स्टिंगिंग वेनमस स्टिंगिंग है, ये उसके अंदर इसका मेजर रोल होता है। सो दिस इज बेसिकली द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा विंग ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड, अगेन फ्लाइट का काम है इसका। इसी तरीके से स्टिंग ऑफ वी, वैस्प एंड फैंग्स, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ऑब्वियसली दे आर एनालोगस ऑर्गन, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है कीमोटैक्सिस इज एग्जिबिटेड बाय। कीमोटैक्सिस कौन दिखाता है? अब यहाँ पे कीमोटैक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको कीमोटैक्सिस देखने को मिलती है, लेकिन खास तौर पे कीमोटैक्सिस आपको देखने को मिलती है एंथ्रोजाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके एंथ्रोजाइड्स में आपको कीमोटैक्सिस देखने को मिलती है, यानी कि ये केमिकल स्टिमुलस की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। इसकी तरफ जाते हैं, केमिकल स्टिमुलस की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। सो बेसिकली एंथ्रोजॉइड ऑफ ब्रायोफाइट इज द राइट आंसर। अब आ जाओ आगे भाई। आगे आपसे कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज, लिसिस टूटना, ऑब्वियसली ग्लूकोज का टूटना। सो द इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर हमारे पास सिंपल हो गई बात। अब आ जाओ आगे भाई। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपसे कह रहा है कि भाई प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम कटिंग आर, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम कटिंग आर। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि भाई दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। क्या ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं? ऑब्वियसली दे आर नॉट जेनेटिकली डिफरेंट। क्यों जेनेटिकली डिफरेंट नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि स्टेम कटिंग इज एसेक्सुअल मेथड, तो जेनेटिकली डिफरेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल मेथड के अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट। अगर मैं मदर प्लांट की बात करूं तो आमतौर पे यस, दे आर बेसिकली दे आर बेसिकली आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे अगर बेहतर पेरेंट की बात हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। सो इसको आप करेक्ट कह सकते हो। फिर हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो शॉर्ट डे है? स्पिनिच इज अ शॉर्ट डे, ठीक है। सॉरी, स्पिनिच इज अ शॉर्ट डे, sorry, spinach is a long day, radish is a long day, and sugar beet is again a long day plant. जबकि tobacco की अगर मैं बात करूं, tobacco is a short day plant. So this is the right answer. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एंड ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या भाई? अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स के बारे में आपसे ये कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिंथेटिक है? गिबरलिन प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं सिंथेटिक नहीं होगा। साइटोकाइनिन प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं सिंथेटिक नहीं होगा। फ्लोरिजेन अगर प्रिसाइजली बात करूं तो सिंथेटिक नहीं होगा। ये क्या है? 2,4-D, ये क्या है भाई? अगर मैं 2,4-D की बात करूं, सो इट्स 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड दिस इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है प्लांट सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड, ठीक है। अपना फूड खुद बना रहे हैं, क्या है भाई? कमेंसल्स नहीं, सैप्रोफाइट्स नहीं, सिम्बायोटिक नहीं, ऑटोट्रॉफ्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऑटोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना रहे होते हैं। सिंपल हो गई बात। अच्छा, फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा डिजीज ऐसा है जो वायरल नहीं है? वायरल डिजीज की अगर मैं बात करता हूं तो अगेन वो वायरस की वजह से होगा। कौन सा वायरस की वजह से नहीं हो रहा? पोलियो वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, मीजल्स वायरस की वजह से होता है। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। जबकि अगर मैं सिफिलिस की बात करूं, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड दैट इज ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है नॉस्टॉक हैज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉस्टॉक हैज। अब नॉस्टॉक के पास क्या है भाई? नॉस्टॉक के पास क्लोरोप्लास्ट है? नहीं, नॉस्टॉक के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे आपसे कह रहा है लैक क्लोरोप्लास्ट, बात ठीक है, लेकिन अगले ऑप्शन को पढ़ेंगे। हैज क्लोरोफिल बट लैक क्लोरोप्लास्ट, यस, दिस इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल तो होता है बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसी तरह आपसे कह रहा है कि दे आर पैरासाइट, नो दे आर नॉट पैरासाइट। अब आ जाओ आगे भाई। अब मलेरियल पेशेंट हैज एनलार्ज्ड, मलेरियल पेशेंट में आपको क्या चीज
इनलार्ज नजर आती है। देखो मलेरिया के पेशेंट में आपको पता है प्लाज्मोडियम अल्टीमेटली जो है वो आपके आरबीसी को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, और आरबीसी जब इफेक्ट होता है तो वो डाई करना शुरू करता है, और आपको पता है जब कोई आरबीसी बहुत ज्यादा डाई करने लगे तो अल्टीमेटली स्प्लीन में क्या हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। स्प्लीनोमेगाली का मतलब है स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, समवॉट लिवर भी इनलार्ज होता है, बट अगर मैं टू द पॉइंट प्रिसाइजली बेस्ट ऑप्शन की बात करूं, सो स्प्लीन इज द राइट आंसर, नॉट हार्ट, नॉट किडनी। मैंने आपको बताया लिवर भी हो सकता है, बट अगेन बहुत ज्यादा जैसे आप कहोगे एक्यूरेटली अगर आप जाते हो तो वो आपको स्प्लीन की तरफ मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई अगला क्वेश्चन, एंड दैट इज बेसिकली न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूरोस्पोरा इज नॉट ब्लैक मोल्ड, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज बेसिकली अ फंजाई, और ये ब्लैक मोल्ड नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लैक मोल्ड, ये ब्लैक मोल्ड नहीं है। उसके अलावा ये ग्रीन मोल्ड भी नहीं है, ये ग्रीन मोल्ड भी नहीं है, इट्स अ पिंक मोल्ड, इट्स अ पिंक मोल्ड, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाओ हमारे पास अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज नॉट ट्रू फॉर फर्न। इनमें से क्या चीज फर्न के बारे में ठीक नहीं है। बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई फर्न का ताल्लुक ट्रिक्योफाइटा से। ट्रिक्योफाइटा वो होते हैं जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम मिलता है। अब आपको पता है वेस्कुलर प्लांट की भी कितने कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा। फर्न की अगर मैं बात करता हूं तो फर्न का ताल्लुक कौन सी फैमिली से है भाई, फर्न का ताल्लुक है हमारे पास टेरोप्सिडा फैमिली से, टेरोप्सिडा फैमिली से। जबकि ये टेरोप्सिडा फैमिली वाले सीड प्रोड्यूस नहीं करते। सो करेक्ट आंसर विच इज नॉट ट्रू फॉर फर्न, अगेन सीड इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। सीड किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सीड कैरेक्टरिस्टिक है किसका भाई, स्पर्मोप्सिडा का, जिन्हें आप सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट कहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ एनईडी बायोलॉजी पास्ट पेपर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर अगर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।